आप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। हम स्वयं भी अपने आप को इसी रूप में देखें कि हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। तो आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। विश्व राज्य अधिकार का प्राप्त संगम युग के स्वराज्य अधिकार के आधार पर प्राप्त होता है। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। भविष्य का तो कितना बड़ा विश्व राज्य होगा, लेकिन इस समय का स्वराज्य अधिकार का जो अनुभव है वो उससे भी श्रेष्ठ है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है कौन सा राज्य? विश्व राज्य। फिर आधा कल्प है विश्व राज्य का अधिकार। और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। एक के हाथ में सारे विश्व का राज्य नहीं है। द्वापर कलयुग में स्टेट्स के राजाएं बनते हैं, अलग अलग राज्य हो जाते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात, राज्य किसको कहेंगे? राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। राजा होता है तो सर्व अधिकार की उसको प्राप्ति है। सतयुग त्रेता की राजनीति, अब राज्य है तो राजनीति भी है। तो सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और स्वराज और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। जानते हैं, बाबा ने स्पष्ट किया है, इसका डिटेल बताया है कि इस समय तो सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर कलयुग की राजनीति और संगम की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। अब संगम युग की राजनीति माना, आजकल ये राजनीति शब्द बड़ा बहुत उसका वो नाम बदनाम हो गया है, लेकिन राजनीति का अर्थ तो बहुत सुंदर है ना। राज्य करने की नीति, उसके क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे राज्य करना होता है, उसको राजनीति कहते हैं। तो संगम युग की राजनीति अर्थात हरेक ब्राह्मण आत्मा, अब ये हमारी राजनीति क्या है? हाँ, राजनीति तो वास्तव में राजनीति कितनी ऊंची चीज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। दूसरों पर राज्य करने वाले नहीं, स्व पर राज्य करने वाले। तो संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है,
तो राजयोगी किसको कहेंगे? जो स्वयं पर राज्य करता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो, हाँ सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजा है ना तो राजयोगी है, या प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्म इंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां, लेकिन क्या क्या और मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। नियम प्रमाण अपने मन, बुद्धि, संस्कार को लगाते हैं। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति क्या है? स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्म इंद्रिय, हाँ अभी कर्म इंद्रियां तो है ना, तो कैसे बाबा कहते अगर कोई कर्म इंद्रिय कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, बोल को, मुख को, वाणी को धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। हाँ? किसी कोई व्यक्ति था, बहुत जोर से बोल रहा था, अब सुनने वाले केवल हम ही हैं और तो किसी को सुनाने की जरूरत ही नहीं। तो हमने कहा भाई धीरे से बोले ना, धीरे, केवल हम ही सुनने वाले, औरों को क्यों सुनाना है। तो कहा बहन जी क्या करूं, मेरा आवाज़ ही ऐसा है। अरे आवाज़ का वॉल्यूम तो खुद ही कंट्रोल कर सकते ना, नहीं आवाज़ ही ऐसा है। फिर हमने कहा कंट्रोल तो कर सकते हो। कहते नहीं, मेरे माता पिता ने ही आवाज़ दिया है। अब बताओ माँ बाप का कहाँ दोष कि चलो वो हेरिडिटरी हो गया, तो माँ बाप ने ऐसा आवाज़ दिया इतना जोर से बोलने का, क्योंकि मेरे माँ बाप भी ऐसे ही जोर से बोलते थे तो आदत पड़ गई। पर हम आदतों को चेंज तो कर सकते हैं ना। तो जैसे अब एक बाप दादा की मुरली सुनते, माइक न रखो तो सुनाई भी न दे, एकदम कान के नज़दीक लाओ कान को, तब अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी सुन सकते थे। तो किसी डबल विदेशी ने बाबा से पूछ लिया, तब तो बात करते थे कि बाबा आप इतना धीरे से क्यों बोलते हो, इतना धीरे से क्यों बोलते हो। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन का आवाज़ ऐसा ही है।
सूक्ष्म वतन में क्या है, केवल होंठ चलते हैं, होंठ चलते हैं, जोर से नहीं बोलते। अभी हम लोग भी ट्रांसलेशन करते हैं तो अगर जोर से बोलेंगे तो लोग किसको सुनाई नहीं देगा है हेडफोन से, इसलिए हमको बहुत सॉफ्ट बोलना पड़ता है। किसका बहुत हार्ड वॉइस होता है वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, सॉफ्ट वॉइस चाहिए, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट होगा तभी ठीक चलता है, ट्रांसलेशन ठीक सुनाई देता है। तो बाबा कहते हैं अभी हमको भी जोर से बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं, माइक है वो अपने आप आवाज़ करेगा, हम क्यों जोर से बोले, लेकिन आदत होती है जोर से बोलने की। तो देखो बाबा कहते हैं तो कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्या नाम दूसरा देंगे, स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। कोई तो पुरुषार्थी भी नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ करते ही नहीं है कि हमको अपने संस्कारों को चेंज करना है। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्री व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकती, स्वप्न में भी, क्योंकि अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता, अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। तो अपने से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, अधिकारी बन गए या बन रहे हैं। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? अगर स्वराज्य का रूहानी नशा है तो वो क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, क्योंकि सब कंट्रोल में हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं होगा, बोल नहीं होगा, सोच नहीं होगा जो कंट्रोल से बाहर है, तो कोई विघ्न भी नहीं आएंगे। अब बोल ऐसे बोल दिया जो विघ्न आते रहेंगे, वह वो दुश्मन बन जाते, क्या क्या होता रहता है ना हमारे बोल के कारण। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। तो बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। इस समय हम सब बेगमपुर के राजा हैं। तो बाबा कहते हैं इस बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम, है ही बेगम। हाँ, कोई गम नहीं। तो बेगमपुर का अनुभव है ना सबको बेगमपुर का अनुभव। या कभी कभी नीचे आ जाते हो, माना दुख लगता है, दुख महसूस होता है, दुखी हो जाते हो, माना नीचे आ गए बेगमपुर से। या कभी कभी नीचे आ जाते हो, सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है, हाँ रिटायर हो गया, और फिर दूसरा उसकी जगह बैठता है, और हो सकता है जो रिटायर्ड है वो जो कुर्सी पर बैठा उससे मिलने जाता हो, मानो, लेकिन अभी कुर्सी तो उसको है नहीं, रिटायर्ड हो गया, तो अधिकार तो नहीं चला सकता है ना। तो जो कुर्सी पर है वही अधिकार चला सकता है। तो बाबा कहते अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है नहीं, साधारण बन जाता है।
तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना। कौन सा तख्त? अकाल तख्त तो सभी के पास है ना। तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहे तो फिर सब इंद्रियों पर राज्य कर सके। पर अकाल तख्त को छोड़ देते हैं, देह अभिमान में आ गए, माना जैसे अकाल तख्त को छोड़ दिया। तो सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं। वहाँ तो अमृतसर में जो अकाल तख्त है, पूरी बिल्डिंग है, उसका अकाल तख्त बिल्डिंग का नाम है। और वहाँ पर बैठते हैं वो, और वो फतवा जारी करते। कोई भी उनको फरमान जारी करना होता है सिख समुदाय के लिए, तो वहाँ बैठ कर के करते हैं। बड़ा ग्रंथ वहाँ रखा रहता है। तो अकाल तख्त वो अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त आत्मा का। ये अकाल तख्त तो सभी के पास है। जब उस अकाल तख्त पर तो कोई कोई बैठेगा, हाँ, जिसको अधिकार होगा, पर ये अकाल तख्त तो सबके पास है, भ्रकुटी का। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने। हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो? सब राजा बच्चे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। उनके भी जो बच्चे होंगे उनको, हाँ चलो उनको राजा बच्चे कहेंगे, पर सारे उनके जो भी प्रजा है सब राजा बच्चे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्म बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है। लौकिक में बच्चा बहुत प्यारा होता है तो उनके माता पिता कहते हैं मेरा बेटा तो राजा बेटा है, राजा बेटा। तो वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, वो बड़ा होकर के कोई सर्वेंट ही बन जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट। ज़रूरी थोड़ी कि कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा हर एक को। तो लेकिन माँ बाप के लिए वो बच्चा तो राजा बच्चा है। लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। बाप को क्या नशा है? मेरे इतने राजा बच्चे हैं। और बच्चों को क्या नशा है? हम राजा बच्चा है बाबा का। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्म इंद्री के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं, अब अधिकार जब नहीं है तो क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना, फिर वो जस्टिफाई करेंगे कि मैंने कोई गलत थोड़ी, कि आंखें तो खुली थी, आंखें बंद थोड़ी करेंगे, तो देख लिया आंखें खुली थी। आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है इसीलिए कान में बात पड़ गई। अब कान को दरवाजा तो है नहीं, उस समय कान बंद तो नहीं करेंगे, तो कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान हैं, अगर एक कान से बात पड़ गई तो क्या करना चाहिए? दूसरे कान से निकाल दो। तो बाबा कहते हैं लेकिन दो कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। कौन सा? हाँ, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो।
तो बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये 3 दिखाते हैं। आप 4 दिखाते हो, कभी कभी 5 भी दिखाते हैं। बुरा न करो, और उस सबसे पहले बुरा न सोचो। तो बुरा न सोचो तो न बुरा देखेंगे, न बोलेंगे, न सुनेंगे, तो न करेंगे। तो ये 3 दिखाते हो, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। पहले सोचना होता है, फिर देखना होता है, फिर बोलना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। जब आगे की सारी मुरली है रूलिंग पावर, पहले कंट्रोलिंग पावर, फिर रूलिंग पावर, जिसको बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। अब चेक तो कर लेते हैं पर चेंज नहीं करते। पता है ये गलत है, माना चेकिंग हुई ना, तभी तो पता है गलत है, पर बदल जाओ नहीं, चेंज नहीं करते। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, उसके पास राज्य शक्ति है, राज्य करने की शक्ति है। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं, गलती एकदम पकड़ लेते हैं ना, किसी की भी गलती, तो परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है ना, नियम अनुसार जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, ये अयथार्थ है, ये व्यर्थ है, ये समझते भी हैं। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? समझते हुए भी ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं या करते रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? क्यों करते रहते हैं, क्यों कर लेते हैं पता होते हुए भी? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ये कमी है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। कई बार आजकल रास्ते इतने सुंदर है, इतने अच्छे बन गए हैं, भारत के भी रास्ते, दिल होती है फास्ट स्पीड चलाएं, पर फिर आगे देखते कि अरे आगे की जो गाड़ी है ना वो तो एकदम स्लो चल रही है और हम फास्ट चला रहे हैं, तो दूर से ही थोड़ी ब्रेक देते रहना पड़ता है, नहीं तो फास्ट स्पीड से आओ तो धक्का लगा सकेंगे ना, लग जाएगा। तो फास्ट स्पीड, और बहुत फास्ट स्पीड लगाई तो आजकल ये सब विदेशों में तो बहुत है, भारत में भी आजकल हो गया है, बट जो अच्छे रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस खड़ी है, तुरंत रोक देते हैं, रोक देंगे और कहेंगे लाओ 1000 रुपया जुर्माना। उनके पास आजकल मशीनें हैं वो जी, हाँ बहुत, तो एकदम, तो फिर हम भी अभी अजमेर गए थे तो 2 बार हमको ही पकड़ा, क्योंकि गाड़ी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी, भाई नितिन भाई की गाड़ी बहुत अच्छी थी, उसमें गए थे तो 2 बार खड़ा किया। फिर पहले का निकालो 1000 रुपया, तो हमारे नितिन भाई कहे भाई साहब हाँ इतना 100 से ज़्यादा 90 थी, नहीं 90 नहीं थी, हमको पता है, देखो हम पता है आपको। तो फिर हम 2 बहनों को देखा, हम 2 बहनें गई, तो हमने कहा देखो हम आश्रम के हैं, हाँ अभी पता नहीं चला, फिर अच्छा जाओ आगे नहीं करना। तो देखो आज बहुत फास्ट स्पीड चलाते, परंतु फिर कंट्रोलिंग पावर भी तो चाहिए, अगर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं तो हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना।
ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहां लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा ही नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। हाँ, ऐसे भी होता है, बात ठीक ही नहीं है ब्रेक। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो। बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी है तो ब्रेक को तो बहुत चेक करना पड़ता है, क्योंकि अचानक ब्रेक फेल हो जाए या चले ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं है कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। इसलिए आजकल हर गाड़ी के लिए पावर ब्रेक्स होते हैं, पावर ब्रेक, और गाड़ी में पावर ब्रेक है तो पीछे लिखा रहता है प्लीज कीप डिस्टेंस, हाँ दूर रहो थोड़ा इस गाड़ी से, आगे वाली गाड़ी से, क्योंकि नज़दीक रहेंगे और अचानक उसने ब्रेक लगाई और आपकी ब्रेक लगी नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। पता है रॉन्ग है तो क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते उस समय? इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं ये गलत है, लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, वो गलत सोच करके आधा घंटा चला गया, पता भी नहीं चला। पीछे कंट्रोल में आ रहे, मैं तो आधा घंटा मेरा देखो वेस्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, तो आधा घंटा वेस्ट हो गया। पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता है। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, कभी किया कभी नहीं। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा क्या है? राज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना है। अगर गाड़ी पूरी कंट्रोल में है तो कहा जाता है ड्राइविंग इज अ गेम, खेल है गाड़ी चलाना, अगर पूरी कंट्रोल में है तो। पर कंट्रोल में हो तब ड्राइविंग एक खेल है, अगर कंट्रोल से बाहर गई तो फिर खत्म। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं इसका मतलब मौज नहीं है, क्योंकि या है मौज या है मूंझ। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं है। प्रजा भी एक परिवार है। आजकल तो ये भी अभ्यास सबको पड़ गया है, सब परिवार। कोई कंपनी है तो भी उस कंपनी का नाम लेके परिवार, ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार, हाँ ये परिवार है। तो सब अलग अलग पद, अरे कोई हर कंपनी में कोई सब एक पद तो नहीं है, लेकिन परिवार है। और परिवार का मतलब क्या होता है? स्नेह, आपस में स्नेह। तो बाबा ने बताया चाहे प्रजा है चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है सतयुग त्रेता की नीति, सतयुग त्रेता की राजनीति। तो सतयुग त्रेता में राजनीति क्या है? परिवार की नीति।
राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। जैसे हमारी दादी जी थे, हाँ बिल्कुल अधिकारी थी, लेकिन कभी भी अपनी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, कभी भी नहीं। कोई अधिकारी बने मैं जो कहता हूँ वही करो, पर दूसरे की स्थिति भी तो देखो, ऐसे थोड़ी मैं जो कहती हूँ मैं जो कहता हूँ, ये गलत हो जाता है। तो राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है, परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। दादी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। जब दादी जी के पास भोजन आता था, भले अलग से बनता था, लेकिन दादी कहती थी पहले जो भंडारे में बनाए ना वो ले आओ, पहले मैं वो देख चखूंगी, वो मैं खाऊंगी, फिर ताकि पता है ना कि भाई जो मुझे मिल रहा है ये सबको मिल रहा है, केवल मुझे मिल रहा है नहीं, सबको मिल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में भी लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है, स्नेह की। और द्वापर कलयुग में तो कुछ भी राज्य चलता है, लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। सतयुग त्रेता में लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती। सतयुग त्रेता में दुख क्या होता है ये शब्द भी नहीं जानते, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। हाँ, दादी जी को भी जब कहते दादी ये हम आपके लिए, दादी कहती है या थोड़ों के लिए, दादी कहती थी नहीं, अगर देना है तो सब मधुबन वालों को देना है, सर थोड़ों को सबको देना है। ये बहुत, हमारी मुन्नी बहन भी ऐसे ही है, सब देना है, सब मधुबन वालों को देना है। तो ये भी देखो बड़ा दिल है ना। तो बाबा कहते हैं तो चाहे प्रजा हो लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है उसका अज्ञान है, ज्ञानी नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, कैसे ये ईश्वरीय परिवार हमारा चलता है, स्नेह और श्रीमत। स्नेह भी और श्रीमत भी, दोनों का बैलेंस। स्नेह बहुत है लेकिन श्रीमत प्रमाण। तो स्नेह और श्रीमत, श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं है। आते ना लोग कहते हैं यहाँ कैसे सब चलता है, इतना स्मूथ चल रहा है, भोजन बनाने वाले बना रहे, खिलाने वाले खिला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले अपना काम कर रहे, सब अपना अपना कर रहे, कोई किसी को ऑर्डर तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि स्नेह की शक्ति है तो ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं, सबको अपनी जिम्मेदारी का पता है। तो वही बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है। सतयुग में जो विश्व का राज्य होगा वो बड़ी प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एकता है। एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति है उन्हों से भी ज्यादा, आज अरबपति खरबपति चलो कोई हो भी, लेकिन सतयुग में प्रजा भी उनसे भी ज्यादा धनवान होगी, उन्हों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है? उस भविष्य का जो राज्य होगा उसका आधार क्या है? आज का स्वराज्य, इस संगम युग का स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो। किसमें संपन्न? धन में संपन्न नहीं,
दादी जानकी तो कहती थी ना, जेब खाली मैं दुनिया का वाली। तो देखो इस समय संपन्न बनते हो, पर किसमें? ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने में संपन्न। इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। ये ज्ञान रत्न वो सच्चे रत्न बन जाते हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ वो सब संपत्ति भविष्य की धन के रूप में बन जाती है। तो इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है दूसरा नंबर विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापुर कलयुग का अलग अलग स्टेट्स का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, अलग अलग स्टेट्स का राज्य क्या होता है, कैसा होता है, वो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो सब जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है द्वापुर कलयुग के राज्यों की। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का अधिकार है स्वराज्य? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। अभी स्वराज्य में क्या चाहिए? तिलक भी चाहिए, ताज भी चाहिए, तख्त भी चाहिए, तीनों चाहिए ना, तभी तो राजा कहलाएंगे। अब बाबा तीनों का बता रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी हो ना। तिलक कौन सा? स्मृति का तिलक, आत्मस्मृति का तिलक। तो तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। अब तीनों का वर्णन। ताजधारी भी हो ना। कौन सा ताज है इस समय? कौन सा ताज? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना। तो एक है प्यूरिटी का ताज और दूसरा है विश्व कल्याण का ताज। ये डबल ताज है। तो प्यूरिटी का ताज है लाइट का ताज, और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। ये सेवा का ताज, रतन जड़ित ताज अभी नहीं पहनना है, सेवा का ताज, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है ना। तो प्यूरिटी का ताज वो लाइट का ताज के रूप में, और विश्व कल्याण का ताज माना सेवा का ताज। तो विश्व सेवाधारी हो ना। ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं तो गुजरात के ही हम सेवाधारी हैं, हम राजस्थान के हैं तो वहाँ के ही हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं। नहीं, विश्व सेवाधारी है। कहाँ भी रहते हैं लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे न विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो फिर कौन से राज्य अधिकारी बनेंगे? अगर अपने स्टेट का ही सोचते हो तो कौन से राजा बनेंगे? फिर द्वापुर कलयुग के स्टेट का राजा बनना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी स्टेट में ही रहते हैं। इसलिए बाबा ने, जो बड़ी हमारी सीनियर सिस्टर्स है, सबको बाबा ने कहा ऐसे नहीं मुझे तो यहाँ ही है, मेरा ये सब जोन है, मेरा ये जोन है, मुझे यहीं सेवा करनी है। जहाँ भी ज़रूरत हो आप जाओ, ज़रूर जाओ, विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य, फिर द्वापुर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है। मैं राजा हूँ तो मैं अधिकारी हूँ, मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा और करना कुछ भी नहीं, खाली कुर्सी चाहिए। तो बाबा कहते नहीं, शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है।
हमारा तो ये है ना तख्त। तो स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है, स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं स्थिति की इस स्मृति की स्थिति के तख्त पर तो हर समय बैठ सकते हैं। चलो उस तख्त पर बैठे रहो, कितना समय बैठ सकते कुर्सी पर, फिर तो उठेंगे ना। वैसे भी कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं सारा दिन बैठे नहीं रहो, खास करके जो ऑफिस में काम करते हैं सारा दिन कुर्सी पर ही बैठना होता है, कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। तो कहते पूरा दिन ऐसे नहीं बैठना, एक्सरसाइज भी करना है। तो बाबा कहते हैं जो सदैव बैठ शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे एक ही जगह, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। हमारे भाई बहन अमेरिका से आते हैं, 16 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाइट चलती है। अब 16 घंटा एक ही जगह बैठना फ्लाइट में, वो भी कितनी छोटी सीट होती है। तो वहाँ दिखाते हैं टीवी पर, अभी उठ के खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करो, हाथ पैर चलाओ, खड़े रहो, घूमो फिरो। तो जगह तो बहुत होती है, तो जब बताते हैं तो उस अनुसार करते हैं सब, क्योंकि एक ही जगह बैठे तो सब अकड़ जाते हैं, शरीर अकड़ जाता है। तो एक जगह पर तो वैसे भी बैठ नहीं सकते इतने इतने घंटे, तो इसलिए चलना फिरना होता है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई स्थूल कुर्सी पर भी बैठ जाए तो कहाँ तक बैठेगा, थक जाएगा। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो, स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना है। फिर इतने सारे भाई बहन आ गए थे, बहुत आ गए थे भाई बहन, इतने आ गए थे। तो हॉल में तो चलो जगह है बैठने की, बाबा से मिलने की। ओम शांति भवन ही था, शांतिवन नहीं था, न ज्ञान सरोवर था 92 में। अभी इतने सारे रहे तो सबको पट दिया था, सब धरती पर सोए थे, पटरानी पटराजे बने थे। तो एक बार तो ऐसी भी स्थिति आई जो इस हॉल में भी पीछे सोए थे, ऐसी भी स्थिति आई। हाँ, मेडिटेशन हॉल भी यूज कर लिया था सोने के लिए, तो ऐसे भी आई। तो देखो बाबा कहते हैं सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना, यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? अब जहाँ जाओ वहाँ भीड़, वहाँ लाइन लगी है, खाने के लिए भी लाइन है कि सबके लिए लाइन, तो इसलिए भीड़ तो लगती है ना, बहुत लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो ना। फिर भी स्थान तो मिला है रहने का। वहाँ तो देखो मेलों में जाते हैं तो कैसे मिट्टी होती है चारों तरफ, मेला ऐसे ही थोड़ी होता है कोई कंक्रीट स्थान पर, मिट्टी होती है तो कितनी मिट्टी धूल उड़ती रहती है। तो उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हो ना, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, अब एकदम लास्ट तक बच्चे बैठे होंगे। तो बाबा कहते हैं जो हॉल में पीछे बैठने वाले वो सबसे आगे हो। क्यों? क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है, लास्ट तक जाती है। एक बहन अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं एकदम लास्ट कोने में बैठी थी, बिल्कुल आखिरी कोने में, बहनों के आखिरी कोने बैठी थी, और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। तो मैं उस समय मन में सोच रही थी बाबा दृष्टि तो दे रहे, पता नहीं मुझे दे रहे या नहीं दे रहे मुझे दे रहे या नहीं। तो एकदम बाबा को एकदम पावरफुल जैसे याद में और दृष्टि ले रही थी। तो पता तो नहीं चलता ना इतना दूर से, उस समय कोई टीवी वीवी का इतना बड़ा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन बाबा ने उसी समय वाणी में कह दिया,
बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं, वो लास्ट में जो बैठे उनको भी दे रहे हैं। अरे वो इतनी खुश हो गई, हाँ देखो बाबा ने हमारा संकल्प कैच कर लिया और बाबा हमको भी दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अब जैसे बाबा दृष्टि आंखें खोलेंगे तो पहले तो वहाँ देखेंगे, पहले नीचे तो ही देखेंगे, पहले दूर वालों को देखेंगे। तो पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा, अब बाबा की ये याद प्यार सुनो, याद प्यार भी बहुत लंबी है। सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पद्मा पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत पत्र बच्चे लिखते थे बाबा को, खूब बच्चे ले आते थे पत्र, जो भाई बहन नहीं आ सकते थे उनके पत्र ले आते थे। तो साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हरेक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा, समाचार, प्यार का पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वा ये कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। यहाँ देखो कल कितने विदेशी आ गए, हाथ उठाओ सभी विदेशी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, बाकी तो डबल विदेशी तो वैसे ज्ञान सरोवर में, ये लकी है जो यहाँ है। हाँ, ज्ञान सरोवर 50 से ऊपर 60 ऊपर आ गए हैं। कल उनका प्रोग्राम का उद्घाटन होगा तो काफ़ी आज आ गए हैं, नीचे भी बहुत आ गए हैं। दुबई वाले तो नीचे ही रहते हैं अधिकतर, वो भी पहुँचे हुए हैं। तो 400-500 तो हो जाएंगे डबल विदेशी 12 तारीख के लिए। हाँ, 2 साल के बाद आए, कहते दीदी हम 2 साल के बाद आए हैं, 2 साल के बाद, हर साल आते हैं। हाँ जी जी, कोरोना के कारण नहीं आए तो इतना उमंग है, मधुबन जाना है, मधुबन जाए, खर्चे को नहीं देख रहे हैं, टिकट बहुत महंगी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मधुबन जाना है। तो देखो पहुंच गए। आप भाई मुबारक हो डबल विदेशी। हाँ भाई, सब ताली बजाओ इनके लिए। वरदान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचले मर्ज हो जाएंगे और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती।
क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन: नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी नीचे भी बहुत भाई बहन आ गए हैं। यूपी जोन आ गया है। कल गंगे दादी का दिन था। गंगे दादी ने यूपी जोन की इंचार्ज थी, उनका कल दिन था। और अभी विद्या दीदी ने भी जो शरीर छोड़ा, हाँ, उनका भी कुछ करेंगे ज़रूर 13 तारीख को। अच्छा, ये गार्डन विभाग से सूचना आई है। पांडव भवन के आंगन में जो फूलों के पौधे हैं, उनमें लगे फूल और पत्तियां कोई भी भाई बहन न तोड़े, अगर और न ही अपने बच्चों को तोड़ने दें। आते हैं ना, कई आते हैं वो फूल तोड़ते हैं, तो कोई तोड़े नहीं फूल। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी तोड़ते हैं। तो माता पिता थोड़ा ध्यान दे, बच्चों को भी तोड़ने न दे। फूल जब अपने पौधे में होता है तो उसकी शोभा कुछ और होती है ना, इसलिए कोई भी फूल न तोड़े। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद जो डबल विदेशी आए हैं वो सब बैठे रहेंगे, क्योंकि आज से ही प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में शुरू हो रहा है। तो आपको आज का प्रोग्राम देंगे डबल विदेशी।